आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। एक्चुअली ये एप्लीकेशन होती है हाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम इसके क्वेश्चन पहले तो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले सालों में 2023 में दो क्वेश्चन आए थे, उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर इसमें आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन मुश्किल है, कुछ क्वेश्चन आसान है। लेकिन कंडीशन ये है कि क्या आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है या नहीं है। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो समझ लो आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, या मतलब गलत कर दोगे, फिर वो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। और स्कोर ऊपर जाने की बजाय नीचे चला जाएगा। तो आपको, आपका जो एग्ज़ाम होएगा वो कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 के 50 आपके लिए कंपलसरी होंगे। पहले कुछ क्वेश्चन फालतू होते थे, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन होते थे, 50 करने होते थे। वो अब ऐसा नहीं रहेगा। आपको पूरे के पूरे 50 अटैम्प्ट करने होंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है तो आप उसको अटैम्प्ट नहीं करो, तो आपको अगर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करोगे, सही किया है तो 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और अगर आपने छोड़ दिया है, उसको नहीं अटेम्प्ट किया है, तो कोई नंबर कटेगा नहीं उसमें, ठीक है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और 8 जून से जो है आपका ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। और बहुत बच्चे होते हैं पेपर देने के लिए। भारत सरकार के पास इतनी फैसिलिटी है नहीं, तो वो शिफ्टों में कराती है। तो पेपर काफ़ी सारे सेट खुलेंगे। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे सेट खुलेंगे। इसलिए आप जो है ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करके जाएं, टॉपिक को अच्छे से करके, बेसिक फंडामेंटल अपना अच्छे से करके जाएं। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो देखो, फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि ये तो मुझको आता था, ये कैसे गलत हो गया। तो आपको विद इन टाइम के अंदर करना पड़ेगा। और ये सिलेबस है इनका, सीयूटी वालों का। लेकिन सिलेबस, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, सिलेबस तो बहुत बहुत ही वेग सिलेबस है इनका। बस ऐसे ही लिख डाला है कि जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या आएगा। ये सिलेबस इनका डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन और देख, अगर सॉल्व भी ना करो कुछ, तो एक बार देख तो लो उनको कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो किस लेवल का पढ़ना है, ठीक है। पता लगा आपने बहुत ही ज़्यादा गहरे लेवल में एक दो चैप्टर पर सारा टाइम निकाल दिया, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, दूसरे चैप्टर छूट जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ ये। एक तो ये 2023 में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, आसान है। लेकिन वही है कंडीशन, आपको कुछ वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और कॉन्सेप्ट के बाद में फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि सभी बच्चों को जिनको मतलब उनका मैथमेटिक्स वीक होता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। उनको भी मतलब उनका भी पूरा हक होता है कि वो भी चीज़ों को सीखें और फिर एग्जाम में बैठे और लाइफ में आगे बढ़े। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये इन सारी चीज़ों में टाइम लगाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कराने में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पीछे वैसे तो एक क्वेश्चन ये रह चुका है, लेकिन अभी करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब भी आते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल्ली पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता है कौन सी चीज़ क्या होती है, तो देखो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बस सॉल्व कर रहा हूँ दो क्वेश्चन पिछले सालों में जो 2023 में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये क्वेश्चन मैंने रखे हुए इस टाइप के, दो तीन शायद रखे हैं, हाँ। व्हेन द लेंथ ऑफ द shadow of a tree is equal to the height of the tree is। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास ऊपर जो है, पहले समझ लो, वो कह रहा है कि सन निकला हुआ है, ठीक है। सन जो है निकला हुआ है, ओके। जब सन निकला हुआ है तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री। एक ट्री खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ट्री जो है खड़ा हुआ है। अब ट्री ऐसा नहीं कि सन तक जाएगा, बस हमने ये कर लिया है कि बस ऐसे ऊपर से सन इसके खड़ा ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है कि शैडो, देखो शैडो कभी आप
देखो, कभी आप सोच रहे हो कि शैडो ये होती है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, शैडो ये होती है नीचे। समझ गए आप? तो ये पता होना चाहिए आपको, शैडो पर बेस क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कौन सी शैडो। तो इस पेड़ की जब छाया पड़ेगी तो वो ये ऐसी है कुछ। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि when length of the shadow of a tree is equal to the height of the tree, ये जो पेड़ है इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, और ये जो शैडो, ये दोनों इक्वल है, इक्वल इन द लेंथ। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब इसको और इसको आप मिला दो तो ये मिल जाएगा, और ये जो एंगल बना मैं इसको लेफ्ट कर लेता हूँ थीटा, ये बताना है हमको। ठीक है, तो जब ये बताना है तो कैसे करेंगे? हमको पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर एच है, बेस कितना है यहाँ पर एच है, तो एच से एच कट गया, वन आ गया। तो टेन में किसकी वैल्यू होती है? टेन में ये 45 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 45, तो आंसर कितना जाएगा 45, यानी हमारा बी आंसर, ये दूसरे नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब समझो जरा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, उसके अंदर ये जो बेस है, ये बेस, इसको यहाँ पर शैडो भी बोला है, और ये जो हाइट है जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो याद रखना ये एंगल 45 डिग्री का होता है हमेशा। आप समझ गए हो? तो ये अगर ऐसा कुछ है तो फिर सीधा आंसर लगाओ 45। तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सीधा 45, मतलब आप समझ रहे हो ना, बबल पर टिक करना है बस, 2 सेकंड लगेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो फिर तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका भी है, सीधा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें फिर आप नहीं कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है टाइम देना पड़ जाए, क्योंकि वो टाइम कुछ हो सकते हैं कि एग्जामर को भी नहीं पता होता कि वो टाइम लेगा नहीं लेगा, वो भी कभी कभार रख डालते हैं बस। तो पढ़ते हैं हम क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व्स दैट ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री, सबटेंडेड का मतलब होता है बनाना, इंक्लाइन करना, बाय अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री ऑन हिज साइड ऑफ द बैंक। बैंक का मतलब हो गया किनारा। तो मान लो कोई नदी फ्लो कर रही है, देखो हम यहाँ पर एक किनारा वो ले लेते हैं, नदी के दो किनारे ले लेते हैं। तो हमने कहा भाई ये नदी का एक किनारा तो ये, और नदी का एक किनारा ये है, और इसमें पानी फ्लो कर रहा है ऐसा नीचे की ओर, नीचे या ऊपर कैसा भी, चलो नीचे ले लो, उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ऊपर ले लो नीचे ले लो, बस नदी फ्लो कर रही है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, ये जो है ये बैंक है, बैंक वन है, बैंक टू है, मतलब दो किनारे हैं, और कुछ नहीं है, बैंक बैंक नहीं है यहाँ पर। कभी आप सोच रहे हो कि एटीएम होगा यहाँ पर, वो कुछ नहीं है। तो अब ये एक किनारा हो गया, ये दो किनारे हो गए, ये सीधी लाइन जो है किनारे हो गए। अब वो कह रहा है कि एक किनारे पर यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर एक मैन है ए, दूसरे किनारे पर एक पेड़ है। ठीक है, ये कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री ऑन हिज साइड ऑफ द बैंक। वो कह रहा है कि इसके अपोजिट साइड, मैंने इसकी ये यहाँ खड़ा हुआ है तो इसके एक अपोजिट साइड में ना यहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो पेड़ खड़ा हुआ है ये, अब ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये पेड़ का टॉप होगा ये, ठीक है, और ये जो है उसका बॉटम होगा। तो पेड़ की ये जो है ये कह रहा है ना कि एंगल बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। कहाँ पर? जहाँ पर ये खड़ा हुआ है, इसकी कैप जो है, टोपी जो है पेड़ की, वो इससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने इसको मिला दिया। ठीक है, जब तक राइट एंगल नहीं बनेगा, जब तक ये अप्लाई नहीं होता है, तो ये एंगल बना है। अब ये कितना बना है? ये बना है 60 डिग्री, उसने बोला है यहाँ पर 60 डिग्री का। सबस्टेंडेड का मतलब होता है बना देना, इंक्लाइन कर देना, सबस्टेंड। अब ये कह रहा है कि व्हेन ही मूव अवे 24 मीटर फ्रॉम द बैंक। अब ये क्या कर रहा है कि 24 मीटर जहाँ खड़ा हुआ था ना उससे दूर जा रहा है। ठीक है, ये 20 यहाँ पर आ गया, और इसको मैं दे देता हूँ, लेट्स से सी है, और ये आ गया हमारे पास 24 मीटर दूर आ गया। ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री। अब इसने देखा कि एंगल जो है, अब जब ये यहाँ पर आ गया सी पॉइंट पर, तो एंगल अब कितने एंगल का बन रहा है? एंगल बन रहा है 30 डिग्री का।
एंगल जो है 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो रिवर है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, रिवर कितनी चौड़ी है वो बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमको लेंथ बतानी है कि ये कितनी है। इसको चलो एक्स ले लेता हूँ और ये वाई ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका जो हाइट है पेड़ की वाई ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, एच ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये जो मैं ले रहा हूँ वही लेना जरूरी है। तो ये था। अभी हम मैं दूसरा प्लान ले लेता हूँ। अब क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल देख रहा है यहाँ पर, ए हो गया, बी हो गया, इसको बी दे देता हूँ मैं और इसको दे देता हूँ डी। तो हम ट्राइंगल, ये बी है, यहाँ पर ए है, ये ट्राइंगल ए बी डी के अंदर मैं जो है पाइथागोरस अप्लाई, पाइथागोरस नहीं क्या, टेन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो टेन थीटा क्या होता है, थीटा का रोल यहाँ पर 60 पड़ेगा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर बाई, और बेस कितना है यहाँ पर एक्स। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। अभी मैंने कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं कराया, मैं बस पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अभी दो, एक करा चुका हूँ, दूसरा करा रहा हूँ। इसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आपको देखना है तो रुके रहो, अदरवाइज स्किप करो। तो टेन सिक्सटी, तो टेन सिक्सटी की कितनी वैल्यू होती है ये मैं बताऊंगा अभी कितनी होती है। तो टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3 वाई अपॉन एक्स। इसको जो है आप यहीं छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बी सी डी बन रहा है, इसके अंदर टेन थीटा अप्लाई करता हूँ। तो कितना आ जाएगा, टेन 30 इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है यहाँ पर बाई, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस, और ये कितनी हो जाएगी x+24। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर जो 1 है, इस समय बाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ इक्वेशन नंबर। तो कैसे निकालूंगा, इधर जो है आप मल्टीप्लाई कर दो x की, तो कितना आ जाएगा x√3 इक्वल टू बाई। अब ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ रख देता हूँ। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो y की वैल्यू जब मैं रखूँगा यहाँ पर x√3 और नीचे x+24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। तो ये कितना आ जाएगा x+24 इक्वल टू √3, और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 की मल्टीप्लाई आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 3x। तो ये जो इधर केवल x लिखा हुआ था, इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो 24 इक्वल टू 3x-x, तो कितना आ गया 2x। तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। और ये x है क्या, ये तो इसकी ब्रेथ है कि कितनी जो है चौड़ी है रिवर। तो यही पूछ रहा था, तो आंसर कितना हो जाएगा ए। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट थे, और सॉरी क्वेश्चन करे मैंने। अब ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद में मैं आपको जो है आगे क्वेश्चन कराता हूँ। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिए, हो भी गए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। जरूरी क्या चीज़ है, जरूरी ये चीज़ है कि आप कोई कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट फंडामेंटल डेवलप करो, उसके बाद में उस पर कुछ थोड़े से क्वेश्चन कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आप खूब धड़ल्ले से एकदम एक कॉन्सेप्ट के 20-20 क्वेश्चन, अरे 5-6 क्वेश्चन करो आगे बढ़ो, 5-6 क्वेश्चन करो आगे बढ़ो। इजी होगा कर देना, नहीं अगर आपको लगता है, मतलब मैं ये तब बोल रहा हूँ जब आपका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, तब बोल रहा हूँ। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तब मैं आपको बोलूँगा कि जो है आप जो है मुश्किल से मुश्किल भी क्वेश्चन करना। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहला। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये जो जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस वाली चीज़ें हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होती है। तो हमारे पास इनको अप्लाई करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, और ये इसको हम सी। अगर एंगल यहाँ पर इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है, कोई सा भी एंगल यहाँ पर इंक्लाइन हो रहा है, लेट्स इट थीटा, तब ये बेस बनेगा। याद रखना, जहाँ पर ये एंगल बनता है वही बेस बन जाता है। और ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड ए सी जो दिखाई दे रही है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, याद ये होना चाहिए आपको, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ये आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर साइंस और कॉस के भी देख लेते हैं हम। साइन थीटा के, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि फंडामेंटल जब तक क्लियर होंगे नहीं तो फिर वो लेफ्ट राइट आप करते रहोगे, कड़ वो करोगे, क्वेश्चन गलत होएगा। तो क्वेश्चन तो गलत होएगा ही होगा, आपके स्कोर और वो ले डूबेगा। जो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको और ले डूबेगा। इसलिए बेसिक फंडामेंटल अपने तैयार करो। एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए? कुछ बेसिक टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री की पता किसकी, अभी सुन लो जरा। और 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन साइन थीटा लिख देता हूँ मैं। और साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये वैल्यू अच्छे से पता होना चाहिए, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक इजी क्वेश्चन भी आया तो फिर समझ लो वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस की वैल्यू अपोजिट होती है सारी की सारी इसकी। तो जो साइन 90 की वैल्यू 1 थी वो कॉस 0 की हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। और कॉस 45 की वैल्यू √1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, दो तो वैल्यू ये आपको पता होनी चाहिए। और एक टेन थीटा की। टेन टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ये तो पता ही होना चाहिए, समझ गए आप? नहीं पता है तो समझो बेड़ा बेड़ा ही गर्क है इसमें। और टेन 45 की वैल्यू होती है 1। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। और इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, मैंने बस इन्फिनिटी लिख दिया, नॉट डिफाइंड नहीं लिखा। तो ये वैल्यू आपको कुछ पता होनी चाहिए इसमें से भी। टेन 30 और टेन 45, टेन 60, ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। और जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो बेस है, ठीक है, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, ये बेस हो गया। और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर। अगर ये बोल दे वो क्वेश्चन के अंदर गिवन कर दे, ये दे दे कि बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है। अगर ये बोल दे कि जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? बेस के इक्वल है। तो समझ जाना ये एंगल 45 डिग्री का होगा। आंख नीचे लगा देना, समझ गए आप? अगर बोला है तो। और अगर ये बोला है कि ये सेम एंगल हमारे पास, ये गिवन है हमको कि ये 45 है, तो समझ जाना जितना ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी। बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो, इक्वल होंगे। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल थे जो आपके क्लियर होने चाहिए। इस पर बेस जो हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस जो क्वेश्चन है वो आप तभी कर सकते हो, देखो, वरना तो फिर नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। कर दोगे वही है, अक्कड़ बक्कड़ बैठ बैठ को कि ये कर दो, बोल लगा दो, कर दिया बस, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कोर चाहिए तो ये क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है। इफ हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, पोल वर्टिकल पोल का मतलब सीधा खड़ा हुआ है, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। आप समझो, एक पोल खड़ा हुआ है और इस पोल की जो है शैडो यहाँ पर गिर रही है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन यहाँ चमक रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये निकालना है हमको, कितना होगा? आंख मींच के लगा दो, परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर दोनों इक्वल है, ये 45 डिग्री होगा। समझ रहे हो आप? नहीं है तो इसको भैया आप एक्स ले लो, हाइट को, पर बेस को भी। और ये दोनों इक्वल है, इसको भी एक्स ले लो। और ये वाला एंगल, ये वाला ला दो कि एंगल टेन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू ये 1045 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से 10 से 10 हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो ये जो है
ये सीधा या तो ऐसा कर लो या वैसे इसमें भी ज़्यादा कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन वैल्यू पर बेस क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है या इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैल्यू पर बेस ही क्वेश्चन है, लेकिन समझो जरा क्या कह रहा है। इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज, समझते हैं जरा, एक पोल बना लेते हैं। हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज थ्री टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ये कह रहा है कि भाई इस पोल की शैडो ये है, ठीक है। इस पोल की शैडो जितनी है, ठीक है, पोल पोल ये हो गया, शैडो ये होगी। इसकी शैडो हमने कहा एक्स है, तो अगर पोल जो है √3 टाइम्स है ऑफ इट्स शैडो। शैडो की जितनी भी लेंथ है, मैंने कहा एक्स सेलेक्ट कर ली, तो ये जो पोल है, पोल की हाइट √3x के इक्वल है। यहाँ बोला है द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, ये जो सीधा खड़ा है पोल, इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। तो इसकी शैडो ये है, इसको मिला दो, ठीक है, इसको मिला दो। इसका आंसर सीधा मतलब वैसे 60 है, लेकिन समझ लो फिर भी कैसे है। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना आ गया, थीटा, तो लगा दो टेन वो। तो क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, √3x अपॉन, ये एक्स वैक्स लेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा तो ये आता है। तो आपको पता है ये तो किसकी वैल्यू होती है, ये तो टेन 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा कितना आ गया 60। तो ऐसा भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप ऑरली कैलकुलेट कर सकते हो, छोटा सा डायग्राम बना के कि ये रूट ये टेन दिस अपॉन दिस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मन में कैंसिल करते हो बचेगा रूट, बचा रूट किसकी वैल्यू होती है टेन में, टेन 60, आंसर 60, बस हो गया। तो ये वाला आंसर है, डी वाला। पढ़ना क्वेश्चन को ठीक से, अगर नहीं पढ़ा तो समझ लो गलती हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, समझो क्या कह रहा है, एक टावर खड़ा है सीधा, ये उसकी ये, और ये जो है इसकी शैडो है। तो ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, इसकी जो हाइट जितनी होगी, इसको हम एच दे देते हैं, वो कह रहा है कि लेंथ इसकी √3 टाइम्स होगी, ठीक है। देन एंगल ऑफ द एलिवेशन, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, कहीं सन यहाँ चमक रहा होगा ना, यहाँ पर यहाँ सन चमक रहा है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है भाई, ये बताओ ये कितना एंगल है, लगा दो सीधा टेन थीटा। वैसे 30 डिग्री एंगल है इसका, समझो कैसा। तो आपको बताया कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर एच है और बेस कितना है √3h, एच से एच हटा दो तो कितना आ जाएगा 1/√3, तो कितना आ गया। अब ये आपको पता है कि 1/√3 टेन में किसकी वैल्यू होती है, तो टेन में ये जो वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप समझ लो सीधा कर सकते हो कि दिस अपॉन दिस, एच से एच कैंसिल हो गया, 1/√3, 1/√3 टेन में किसकी वैल्यू होती है 30, ये आंसर 30, कौन सा भी। तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जब मैं टाइप कर रहा था तो ये यहाँ पर डिग्री लगा हुआ है, ये कुछ ऐसा नहीं कि जीरो के नीचे ये डिग्री लगी हुई है, ठीक है, जहाँ भी आपको दिखाई दे इस चैप्टर में ये डिग्री है, डिग्री है, डिग्री है ये, ठीक है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये है, पीछे भी शायद कहीं दिखा था। हाँ ये सब डिग्री है। तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं मेरे को इतने अच्छे से आता नहीं है। तो अब यहाँ पर इफ द पोल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पोल 12 मीटर हाई, हाई, तो एक पोल है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर है। ये सब 12 मीटर मीटर लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा 12 लिखो, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन करो, ये तो मैं आपको लिख लिख कर दिखा रहा हूँ ऐसा कि आपको समझ में आ जाए। हाई, हाई कास्ट और शैडो, कास्ट का मतलब किसी चीज़ को फेंकना, जैसे शैडो वगैरह बनाना। 4√3 मीटर लॉन्ग, तो इसकी जो शैडो है, फिर से बता रहा हूँ, शैडो नीचे होती है, कभी आप उसको इसकी सलांट हाइट को शैडो बना दो, फिर वो गलत हो जाएगा बिल्कुल एकदम। तो ये जो है यहाँ पर शैडो है, कितनी है शैडो की वैल्यू, 4√3। तो ऑन द ग्राउंड देन एंगल, सन्स का एलिवेशन बताना है, सन का एलिवेशन का मतलब होता है ये वाला हमको एंगल बताना, सीधा टेन लगाओ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 12/4√3, फोर से कैंसिल करो तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया थ्रू थ्री अपॉन √3, ये तो टेन में किसी की वैल्यू नहीं होती है। तो जब ये टेन में किसी की वैल्यू नहीं होती, तो नीचे वाले रूट, जो नीचे वाला √3 है, इससे ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे √3 की मल्टीप्लाई जो है 3 आ जाएगी, तो नीचे आ गया 3, 3 से 3 हट गया, तो हमारे पास कितना आ गया √3। और हमको पता है ये जो √3 है वो टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60, तो ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग। इस क्वेश्चन को दो टाइप से करेंगे हम। सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल से मैं आपको करके दिखाऊंगा और इस वाले चैप्टर से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, और बताऊंगा कि कैसे पता लगा कि ये सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स हो सकता है। शैडो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग। एक स्टिक खड़ी है यहाँ पर, 5 मीटर लंबी है, और इसकी जो शैडो है, ठीक है, इसकी शैडो 2 मीटर है। तो यहाँ पर मैं 2 मीटर और ये बना देता हूँ मैं इसको। फिर उसने बोला है एट द सेम टाइम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कीवर्ड है ये, समझ गए आप, इससे पता लगता है कीवर्ड, अभी बताऊंगा। एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ 12.5 मीटर हाई ट्री इज। तो एक हमारे पास पेड़ है जिसकी हाइट जो है 12.5 मीटर है, तो इसकी शैडो पूछ रहा है, इसकी शैडो कब इसकी जो शैडो है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ ये कितना होगा। तो हम चलो ठीक है इसको एक्स ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, कभी आप लोग को लगा कि पता नहीं क्या चीज़ लिखा हो, इसको हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसे दो ट्राइंगल दे रखे हैं और बोला जाए एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम होने का मतलब ये होता है कि ये एंगल जितना बन रहा होगा, मतलब जब भी सन ऊपर होगा किसी दो ऑब्जेक्ट के एट द सेम टाइम, अगर मान लो लेट से 2 बजे, तो 2 बजे एक ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर है एक, तो इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो सेम होता है। मतलब ये अगर 35 है तो ये भी 35 ही होगा, 35 डिग्री, 35 होने का मतलब 35 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा कुछ होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों के जो एंगल है वो दोनों सेम होंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर आप 10 वाला लगाओ, तो 10 की मैं देखो दूसरे वाले तरीके से जब सॉल्व कराऊंगा, मतलब सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स है। तो सिमिलर ये है, पहले मैं उससे बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले से। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाओ, यहाँ भी लगाओ थीटा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 12.5, और बेस कितना है यहाँ पर एक्स। दोनों को, ये भी टेन थीटा ये भी टेन थीटा, एक दूसरे के इक्वल कर दो। तो 5/2 इक्वल टू 12.5/x। आमने सामने कट कर दो, 5 2 जा 2, और 5 कितना हो गया इधर 25, 5 5 जा, और पॉइंट ये आ गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू 2.5 और 2, तो कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसकी जो शैडो थी वो कितनी की 5 मीटर, तो डी ऑप्शन है। देखो सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल में क्या करते हैं, वैसे आपको अगर नहीं भी समझ में आता सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल, इग्नोर करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्राइंगल का ये हाइट अपॉन इस ट्राइंगल की ये हाइट, इस ट्राइंगल का ये हाइट अपॉन इस ट्राइंगल का ये हाइट इक्वल टू इस ट्राइंगल की ये साइड, इसको बेस बोलते हैं, अपॉन इस ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल का ये बेस अपॉन इस ट्राइंगल का ये बेस, कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 1/2, 2.5 इक्वल टू 2x। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी कर सकते हो, सेकंड मेथड, ठीक है। लेकिन वही है कि आपके फंडामेंटल अगर क्लियर हैं तभी आप कर पाओगे, अगर अदरवाइज तो फिर गलत ही हो जाएगा फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये तभी आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करना जब अगर आपको बिल्कुल क्लियर है सारी चीज़ें, वरना तो फिर वो गलत हो जाएगा, आप उधर से उधर का उधर कर दोगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हाँ, तो पढ़ते हैं उसमें, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक पतंग जो है ग्राउंड से 30 मीटर ऊंची उड़ रही है। तो ठीक है, हम पतंग यहाँ पर ले लेते हैं कि भाई ये जो है यहाँ पर पतंग उड़ रही है, ये पॉइंट ले लेते हैं इसको, और ये जो है ज़मीन है। तो ज़मीन से 30 मीटर की हाइट पर पतंग उड़ रही है अबव द ग्राउंड, अबव द हाइट ऑफ द 30 मीटर अबव द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट इज टू द ग्राउंड इज ये। जो मतलब कोई जमीन पर खड़ा हुआ है वो पतंग उड़ा रहा है यहाँ पर, तो उसकी जो धागा है ना ये कितना है 60 मीटर। ये 60 मीटर है ये वाला, समझ रहे हो आप, ये वाला 60 मीटर, इसको सी दे देता हूँ। फिर से बोले, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड इज 60 मीटर
एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब ढील, ढील नहीं, ऐसा नहीं है कि धागा सीधा है एकदम टेंशन है उसको, ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसा है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। पतंग ऐसी तो उड़ती है ना, पतंग यहाँ उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पतंग उड़ रही है तो धागा ऐसा जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधा है, एक स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है, तो धागा एकदम सीधा है। देर इज नो देर देर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब ढीलपन, ढीलपन नहीं है उसके अंदर। इन आई स्ट्रिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द काइट। काइट जिस एंगल पर उड़ रही है उसका हमको एंगल बताना है, मतलब ये थीटा बताना है। तो ये कैसे बताओगे, अब देखो, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर और हाइट में, ये सॉरी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन बताता है, साइन थीटा। समझ गए आप, साइन थीटा। आप यहाँ पर टेन थीटा भी लगा सकते हो, लेकिन 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 कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको लंबा बैठ जाएगा, तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपको दो वैल्यू दे रखी है, दो ये पता होना चाहिए कि किस किस में क्या रिलेशन होता है। जैसे हमको पता है ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए, वरना तो ये बहुत बड़ा बैठ जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे, ये निकालोगे, दुनिया भर की तिकड़म करनी पड़ जाएगी, मतलब महाभारत हो जाएगा। तो तो साइन थीटा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 30, और हाइट कितनी है, हाइट सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, क्या होता है ये, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है यहाँ पर 60, तो 30 से कैंसिल कर दो 1/2, तो कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है, तो कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो वैल्यू जब तक नहीं पता है तो समझ लो गोलमाल है, वैल्यू पता होना चाहिए तभी आंसर ठीक होगा, वरना तो फिर गलत ही गलत होने वाला है। तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को देख लो, वैसे इसका कुछ है तो नहीं है, अगर आप मतलब एक ही टाइप के डायग्राम बनते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप मान लो ये कोई दीवार खड़ी है, दीवार है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, यहाँ पर बैठा है कोई, बैठा हुआ होगा, ठीक है, या कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो बड़ा सा यहाँ पर एक पत्थर का हाथी खड़ा हुआ है, ठीक है, एलिफेंट या टाइगर कुछ भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ। अब कोई बंदा यहाँ नीचे खड़ा हुआ है जमीन पर, जमीन, वो तो जो जमीन से नीचे की ओर मुंडी उठाकर देखेगा, तो यही होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कि मान लो ये कोई छत है और नीचे ऐसा क्या है, नीचे यहाँ पर कोई गाड़ी आ रही है, कुछ भी आ रही है, ये ऐसा, तो कोई भी चीज यहाँ पर खड़ी है, कुछ भी हो, आप ऊपर से खड़े हो नीचे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ क्या था, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, यहाँ क्या है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये इसको बोलते, ये क्या हो गया, ये वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और जब नीचे से ऊपर की ओर गर्दन उठाकर देखते हैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉन्सेप्ट पता लगा आपको ये क्या लगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार parked on the road from the top of the 150 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, एक ये है, और मैं देखो जैसे मैंने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब बनता तो ये है ये वाला, जैसे ये 30 बनेगा तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ पर जैसे बोर्ड का पेपर तो आप दे नहीं रहे हो, तो आपको ये दिखाना जरूरी है, तभी आपका आंसर आपको पता है ये 30 बनेगा, ठीक है, ये 30 बनेगा, बस दिखाओ या मत दिखाओ इसको ऊपर वाले को। तो ये 30 हो गया। अब इसने पूछा है angle of the depression of a car parked on the road from the top of the 150 मीटर टावर, तो 150 मीटर ऊंचा टावर है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, लगा दो, ये निकालना है, इसको एक्स ले लो, तो परपेंडिकुलर और बेस में जब भी लगाते हैं तो टेन थीटा लगेगा, तो टेन 30 इक्वल टू 150/x, और टेन 30 की कितनी वैल्यू होती है, 1/√3, नहीं पता है तो समझ लो
गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 150√3। देखो यही आंसर दे रखा है कहीं, तो 150√3 ये हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द फुट ऑफ अ टावर, टावर बना लेते हैं, ठीक है, उस टावर के पैरों से 30 मीटर दूर, चलो ये हो गया 30 मीटर दूर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैरों से 30 मीटर दूर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, ये टावर का टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, तो यहाँ से टॉप से और ये जो यहाँ कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, उसके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। समझ गया, ये 30 डिग्री का है। तो हाइट ऑफ द टावर ये निकलवा रहा है आपसे, ठीक है, ये हाइट निकलवा रहा है, तो क्या लगाओगे, ये दे रखा है, ये दे रखा है, सीधा 10, तो 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू यहाँ पर 30 है, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर एच ले लिया, 10 30 की वैल्यू रखो 1/√3, तो एच अपॉन, तो एच की वैल्यू निकालनी हमको, तो कैसे करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ तो आंसर नहीं दे रखा है, तो आप क्या काम करो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो और √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा 10√3। देखो कौन सा आंसर है, 10√3, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। एक क्वेश्चन ये है, लेडर हमेशा टेढ़ी करके लगाई जाती है और ये दीवार होती है और ये लेडर होती है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपके, अगर इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अदरवाइज आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो। अ लेडर अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग 50 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वॉल। एक दीवार है, दीवार से जो है एक सीढ़ी लगा के खड़ी करी हुई है, और सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का बना है, 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट पॉइंट वेयर द लेडर इज टच। तो ये लेडर जो खड़ी है तो यहाँ टच कर रही होगी दीवार को, तो ये पूछ रहा है कि भाई ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर, मतलब ये पूछ रहा है, और ये है, तो हम क्या लगाओ, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस, तो क्या लगाना चाहिए, कॉस, तो सॉरी साइन, तो साइन 60 इक्वल टू h/15। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू इसकी ये जो 15 है √3 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 √3/2 इक्वल टू h। तो यहीं दे रखा है आंसर, कहाँ दे रखा है, हाँ यहीं दे रखा है, उसने आंसर यहीं छोड़ दिया है, तो बस यहीं छोड़ेगा, और आगे क्या सिंप्लीफाइड करेगा वो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो क्वेश्चन क्या है, लेडर A ladder makes an angle of 60 डिग्री with the ground when placed against a wall। तो एक दीवार है, ठीक है, और दीवार से जो है सीढ़ी लगा के खड़ी करी है। अब ये सीढ़ी 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द दीवार, तो ये जो 2 मीटर, ये दीवार से 2 मीटर दूर खड़ी हुई है। लेंथ लेंथ ऑफ द लेडर लेंथ ऑफ द लेडर इज, ये है ना, ये सीढ़ी सीढ़ी की वो लेंथ पूछ रहा है, तो हम इसको एक्स बोल देते हैं। बेस दे रखा है और हाइपोटेनियस निकलवा रहा है, तो क्या कॉस, कॉस में ही रिलेशन होता है, तो कॉस 60 इज इक्वल टू बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पर एक्स है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, वैल्यू पता नहीं है तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 4 मीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, यानी डी ऑप्शन हो गया। तो ये हमने देखा कि सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो हमने देखा यहाँ पर कि कैसे हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट देखे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि मैं और भी इसके 1 2 लेक्चर डालूंगा कि जिससे आपका कुछ बचे ना, पिछले साल के जो भी क्वेश्चन वैसे मैंने डाल दिए ढूंढ ढांड को, फिर भी
कहीं अगर कोई रह रहा है, क्योंकि 2023 वाले में हो सकता है इधर उधर कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे पेपर खंगालने पड़ते हैं। एक जगह कुछ नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, लेकिन बीच में बार बार बोलूंगा, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से होना चाहिए। नहीं है तो देखो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और इसमें मैंने बहुत सारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। और कॉन्सेप्ट भी कराए मैंने, ऐसे नहीं कि पिछले साल के क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कराए। सारी चीज़ें मैंने A to Z प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेसिक्स एडवांस की ओर जो कॉन्सेप्ट जहाँ जो लगने वाला था, वो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक में आ रहे हैं मैं उसको कराता चल रहा हूँ, चाहे रीजनिंग हो और चाहे वो हो। हाँ, जीके करंट अफेयर के मैं लेक्चर करूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी पर बेस जितने भी सीरीज हैं, मतलब क्वेश्चन है, मैं वो सारे करा दूँ, चाहे वो साइंस हो फिर, और या फिर ज्योग्राफी हो, और या फिर हिस्ट्री वगैरह हो, क्योंकि एक बार वो हो जाएगा तो उसी में से थोड़े बहुत जो भी क्वेश्चन आने तो वो हो जाएंगे आपके। तो ये हम लेक्चर जो है यहीं समाप्त करते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।